लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी, तो 4000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अगले 3 वर्ष यानी कि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के रूप में इनको दी जाएगी। और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो कैपिटल कॉस्ट की 40% तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, यानी कि इसकी कैप होगी 40% तक वायबिलिटी इसको किया जाएगा कैपिटल कॉस्ट के। अब इसको दिया कब तक जाएगा? इसको 5 ट्रेंचेस में 2030-2031 तक दिया जाएगा। इसका एक और भाग यह है कि इसका लाभ सबसे पहले डिस्कॉम्स के लाभार्थियों को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिल सके। 85% जो इसका उत्पादन है, वो जो इस योजना का लाभ उठाएंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके, उनको 85% जो है पहले डिस्कॉम्स को देना होगा, और जब डिस्कॉम्स की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाकी अन्य कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इस पूरी योजना से जहां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित होगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी की खपत भी बढ़ेगी, यानी कि वो खराब नहीं होगी, स्टोर होगी और पीक आवर्स में उसको इस्तेमाल करने का अवसर मिल पाएगा। पीक आवर्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी की माध्यम से उस मांग को पूरा किया जा सके, तो बैटरी जो है वो बहुत काम आएगी जहां एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किया जाएगा। इसमें 2 हमारे योगदान पर्यावरण के प्रति बहुत हैं। एक तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, दूसरा फॉसिल फ्यूल पर भारत की डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। ये जो आत्मनिर्भर भारत की सोच है, उस दिशा में पहले भी बहुत कदम उठाए गए। जैसे मैंने पहले कहा, विंड, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो बाकी स्रोत है, बायोफ्यूल से लेकर बाकी सब, उस दिशा में भी हमने किया है। लेकिन स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बल मिलेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और पीक टाइम पर जब एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है वहां पर उपलब्ध कराने का ये तैयार किया गया, जिसके ऊपर 3760 करोड़ रुपया वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से उपलब्ध होगा। अब इसमें लगभग 9500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 40% अगर इस पे कैपिटल सब्सिडी। अब दूसरा विषय में जिसके ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं, वो 2 पहाड़ी राज्यों से जुड़ा है, जहां पर पलायन एक समस्या रहती है क्योंकि इंडस्ट्री ना हो। लेकिन 1 दिसंबर 2002 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों को दिया था, जिसके कारण बहुत इंडस्ट्री वहां पे लगी भी, निवेश भी हुआ, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली, तो जैसे मैं हिमाचल से आता हूं, तो हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की सरकार में खत्म कर दिया गया था। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जे का भी उस समय दिया, लेकिन 2017 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम आईडीएस 2017 लेकर आए, जहां हिमाचल, उत्तराखंड को उसका लाभ मिला, और इसके अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी, जो नए यूनिट लगाएगा उसको प्लांट एंड मशीनरी पर 30% की सब्सिडी मिलेगी, और 5 करोड़ रुपए कैप थी एक यूनिट के ऊपर कि 5 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2017 से 2022 तक, 31 मार्च तक लागू थी। इसके अंतर्गत दोनों राज्यों में सब्सटैंशियल एक्सपेंशन, काफी एक्सपेंशन इंडस्ट्री यूनिट्स का हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में काफी इन्वेस्टमेंट भी हुई, क्योंकि जब नया कारखाना लगता है तो। एक और जहां 30% कैपिटल सब्सिडी मिली प्लांट एंड मशीनरी पर, वहीं पर जो इस यूनिट को लगाने के बाद
आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता था, उसको भी 5 वर्षों तक 100% रिइंबर्समेंट करने का प्रावधान इसके अंतर्गत था। तो इंडस्ट्री लगे भी, फिर 5 वर्षों तक इंश्योरेंस प्रीमियम उसका दिया भी जाए, वो भी भारत सरकार ने 100% दिया। हालांकि उस समय इसके लिए 131.90 करोड़ का प्रावधान था कि इतना इसके लगभग सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन लोकप्रियता इतनी हुई इस योजना की और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बहुत सारे औद्योगिक यूनिट भी आए। कुल मिलाकर लगभग 774 यूनिट उस समय सीमा के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए। 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसमें हुआ और 49,000 के लगभग इसमें रोजगार प्रत्यक्ष रूप में मिल पाए, सृजन हुए। अब इस योजना के अंतर्गत इनको 1153 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलना चाहिए था, लेकिन योजना में पहले 131 करोड़ का ही प्रावधान था। तो आज अनुमोदन किया गया है 1164.53 करोड़ का। 1164.53 crore rupees have been sanctioned for this scheme. अब इसमें 1153 करोड़ जाएगा जो इंडस्ट्री वालों का बनता है उसको, और 11.53 करोड़ जाएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसके रूप में। ये दो, तो मैं दोनों पहाड़ी राज्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने वहां पर रोजगार के अवसर दिए, आपने उनको जो कहा था वो उनको सब्सिडी के रूप में उपलब्ध भी करवाया है। प्रश्न आप में से किसी का? So we may take some questions now. Yeah, we can begin from here. 110. सर, लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जो IDS स्कीम के तहत 1164.53 करोड़ का आवंटन किया गया है, वो स्कीम तो मार्च 2022 में खत्म हो गई थी, तो उसको आगे कितने साल तक बढ़ाया जा रहा है और इससे कितना इन्वेस्टमेंट और वहाँ पे जनरेट होगा? कुछ एम्प्लॉयमेंट के डेटा आप दे सके तो। इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। जो उस समय के लगे यूनिट थे 774 यूनिट, उन 774 यूनिट्स को जो पैसा देना था